आगे बढ़ते हैं। मियां साहब आपका कुछ सवाल हो तो प्लीज जरा, मैं चूंकि गैर में दूर बैठा हूं, मैं भी आपसे कुछ बातें शेयर करता हूं। यहाँ बहुत से मैं अहमद हसन साहब से सवाल करना चाह रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो इस तरह का है कि जो उनके आर्मी पर्सनल्स हैं वो कभी मोदी के पास जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, वो इस तरह लग रहा है कि जैसे कोई हमले की तैयारी में है। आपको क्या ये लग रहा है कि 48 घंटों में कोई ऐसी कोई हरकत हो सकती है, और अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो हमारी तैयारी क्या होगी? दूसरी जानिब हमने आईना दिखाया और उन्होंने 16 चैनल बंद कर दिए, GNN समेत 16 चैनल जो हैं वो वहाँ पर उनकी नशरियात बंद कर दी हैं, YouTube पे चैनल्स बंद कर दिए हैं, जो डिजिटल मीडिया है वो बंद कर दिया है। तो ये कितनी कोताही और कितना ही कम ज़रफ़ी है कि उन्होंने वो, लेकिन इसके बावजूद जो इंडियन अवाम है वो उनके ख़िलाफ़ उसी तरह बोल रही है। तो क्या कोई ऐसी 48 घंटे में कोई ऐसी हरकत हो सकती है अहमद हसन साहब? अच्छा, उसमें ये हुआ है कि जो आपने बात की है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना प्रेशर मोदी के ऊपर इस वक्त पड़ चुका है, जितना बिल्डअप हो चुका है, अगर मोदी कोई मिस एडवेंचर नहीं करता तो ये जो उसके भक्त हैं या जो उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट है इवन विद इन बीजेपी, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट डेवलप करेगा। तो मोदी को इतना ओवर कमिट कर चुका है मोदी का अपना गोदी मीडिया कि अब उनके लिए मजबूरी हो चुकी है, उन्होंने करना। उनकी सारी सिग्नलिंग यही है कि वो एक लिमिटेड कन्वेंशनल अटैक पाकिस्तान के ऊपर करेंगे, कश्मीर वाले रीजन पे, गिलगित बल्तिस्तान पे करते हैं या कराची के ऊपर करते हैं। बहरहाल उनका एक मेगा, यानी वो बालाकोट की तरह की जो स्ट्राइक्स उन्होंने ड्रामा किया था उस तरह का नहीं कि 4-5 जहाज भेजेंगे, इससे मैग्नीट्यूड में थोड़ा बड़ा मिस एडवेंचर, यस इट इज ऑन द कार्ड्स। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी आपको कह रही, जो इंटरनेशनल जरीदे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आप कल से पढ़ें, और इंडिया के अंदर भी जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है, जो इनका वॉर हिस्टीरिया है, जो इनकी ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स की मूवमेंट है, वो सारी इंडिकेट कर रही है कि यस नेक्स्ट 42 to 78 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। एक बात की गारंटी है कि ये जो करेंगे उसका रिस्पॉन्स डिसप्रपोर्शनेट होगा और इररेशनल, जिसको ये कहते हैं ना कि हम जी रैशनल, जो इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म होती है रैशनल की, कि अगर एक स्ट्राइक की है तो आप, अगर उन्होंने 2 स्ट्राइक की हैं तो आप 1 स्ट्राइक करें, आप उनको नुकसान ना पहुंचे, वो नहीं होगा। डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स होगा। इंडिया 1 स्ट्राइक करेगा, हम 10 स्ट्राइक्स करेंगे। नहीं, अच्छा मैं एक और बात से, चीमा साहब, आई नो इलेक्शनियरिंग तक तो ये स्लोगन ठीक है, एंटी पाकिस्तान, डिमोनाइज कर दे, हम मारे गए, हम टेररिस्ट हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये और उल्लू बना रखा है पूरी अपोजिशन जो है, टाइप बोधी किस्म की अपोजिशन है, कोई पोजीशन ही नहीं लेती। CPI जो है वो इस वक्त राइट विंग पार्टी बनी हुई है, कांग्रेस वालों को भी उल्लू बना, यहाँ तक तो वारदात चल रही है और वो माशाल्लाह तीसरी दफा पावर में भी आ गए हैं, थैंक्स टू देयर इलेक्शन कमीशन एंड थैंक्स टू देयर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यह इतनी पागल है इंडियन बुर्जुआजी या रूलिंग क्लास कि वो अब बमों से खेलेगी, क्योंकि वहां पे सिलिकॉन वैली भी है, हमारे इधर टैक्टिकल बम्स भी हैं, और एक एटम बम भी होता है जिसके सामने हिरोशिमा और नागासाकी जो है चाइल्ड्स प्ले या पिकनिक नजर आएगा। डू यू थिंक दे आर सो मैड इन देयर दिस, इसमें कि वो इस सीरियस नहज पर लेके जाएंगे? जनाब चीमा साहब, ये कुछ भी नहीं करेंगे। आप देखिए कि जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट था भारत और पाकिस्तान का, वो क्यों किया गया था? ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि इस खित्ते में भारत का मसला किसी से नहीं है, पाकिस्तान से मसला सॉल्व हो चुका है, ताकि दुनिया से इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आए। और आप देखें ये पिछले 2-3 साल, और दैट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द मिलिट्री डिप्लोमेसी। तो उस वक्त बाजवा के दौर में जब ये सारा कुछ हुआ था और इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब ने, पाकिस्तान और भारत ने 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट फॉर्मुलाइज किया। काजी साहब, LOC पे आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा, और वो पैगाम दुनिया को देते थे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। उधर LAC चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उनके मसले थे वो भी उन्होंने सॉल्व किए, बिकॉज उनको एक टर्म बोलते हैं उसको हम फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग। तो वो जो सारी, कभी जिस तरह अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पे 244% टैक्स लगा दिया है, तो वो सारे के सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वहां से उठा के इंडिया लेके आ रहे थे। तो इंडिया ने इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो है वो टेक्निकल लेवल पे चीजें ठीक की, ताकि दुनिया को तासुर ना जाए कि हमारी कन्फ्रंटेशन है, लड़ाइयां हैं। सो वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, उनको भी पता है इस चीज का। लेकिन वो हर, देखिए, एक्ट के अपने एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है वो कर रहे हैं, दे आर ऑन इट। और अहमद हसन साहब, जो चीमा साहब ने अभी तजिया किया है, अगर इसके तनाजर में देखा जाए तो सिंध तास मुआहदा
फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे कि उन्होंने एक तरफा तौर पर इसको जो है वो ख़त्म कर दिया है या मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि वो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं चाहता कि हम जो है वो टेबल पर आ जाएं, वर्ल्ड बैंक जाएं, वहाँ पर जो है वो मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात के दौरान कुछ दो और कुछ लोग। क्या हमें किस तैयारी से, अगर हमें जाना पड़े वर्ल्ड बैंक, तो हमें क्या पहले तो ये बताइए कि जाना चाहिए? अगर जाना पड़े तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो रुख मोड़ता है तो फिर हमें किस तरह निपटना चाहिए पानी को बचाने के लिए? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो उनका ऑफिशियल वो ब्रीफ आया था, उसके बाद बात वाज़ेह हो गई थी कि पानी इज़ अ रेड लाइन। पानी के साथ छेड़छाड़ की तो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। और इंडिया इस वक्त जो पानी छोड़ा उन्होंने और वो सारा कुछ किया, दैट एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इट इज़ वाटर टेररिज्म विच कैन नॉट बी अलाउड। सो हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना या ये सारी चीज़ों से पहले हमें वी हैव टू नो दिस वेरी वेल कि इस वक्त दुनिया में असूल और कानून क्या राइज हैं। दुनिया में इस वक्त प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ उस तरीके से उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता जैसा आज से 10 साल पहले था या 5 साल पहले था। दुनिया में ये जो वर्ल्ड बैंक की आप बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो एक इंडियन है। और आप ये सारा जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, आपकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज को सीरियस लिया जाएगा, आपकी सिर्फ एक चीज की इज्जत की जाएगी, वो है आपका मिलिट्री माइट, वो है आपका ऑफेंसिव। जितने ऑफेंसिव आप होंगे उतना ज्यादा वर्ल्ड बैंक भी आपकी बात मानेगा, उतनी आपकी बात IMF भी मानेगा, उतनी UNO भी मानेगा, उतनी अमेरिका भी मानेगा, उतनी दुनिया की हर ताकत मानेगी। क्योंकि दुनिया हमेशा जीतते हुए घोड़े के ऊपर बैट करती है। ये इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें जज्बात नहीं है। यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। और नेगोशिएट हमेशा जो डिप्लोमैट्स या डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल फोरम्स में आप जो टाई सूट पहन के बैठ के जो नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, वो कामयाब सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब वो नेगोशिएटर्स को इस बात का यकीन ना हो कि अगर यहां से हम कुछ फैसला किए बगैर उठे तो हमारे मुल्क में आग लग जाएगी। जब तक वॉर की तलवार, जंग की तलवार सर पे लटकती है, तभी डिप्लोमेसी कामयाब होती है। इफ वॉर इज आउट ऑफ द इक्वेशन देयर इज नो डिप्लोमेसी। अभी भी आपने देखा जब पहलगाम का अटैक हुआ, जो ड्रामा इन्होंने किया, उसके 1-2 दिन खामोशी थी। अमेरिका ने इंडिया के हक में स्टेटमेंट दिया, इसराइल ने इंडिया के हक में स्टेटमेंट दिया, लेकिन जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व, आपका बहुत शुक्रिया जनाब चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी बात पे क्लोजिंग करते हैं। सियासत एटम बमों से ना खेले, ये खिलौने नहीं है, और ये है इस तरह से ना करें। और एक मुल्क हमारा ऐसा है कि जो ये हमने तो इसलिए बनाया था कि आप हमारे ऊपर हमला ना करें, और इसलिए हमें कुछ इस तरह के, क्योंकि कहते हैं ना जंग ठहरी है, दिल खेल नहीं है कोई, ये तो ये खेल ना खेलें, सियासत खेलें और लोगों को बहलाते रहें खिलौने देके। जंग जरा सख्त सी चीज है और एटमी ताकतों से जंग करनी नहीं चाहिए, चाहे वो आप हो चाहे हम। इजाजत दीजिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।